एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को कर रहे हैं जिसमें हम अनेक सब्जेक्ट से प्रश्नों को लिए हैं और आज इस श्रृंखला में हम हिंदी भाषा के कुछ प्रश्नों को लिए हैं जो कि हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड है। ठीक है। और यह जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं यह बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं। तो आप इस प्रश्न को देखें, इसका उत्तर दें और कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं कि क्या ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई या नहीं सिद्ध हुई। चलिए, इसी में पहला प्रश्न आपका है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई अर्थ निकलता हो कहा जाता है। एक चीज़ जानिए, वर्ण जो होती है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन उन्हीं वर्णों के जब दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को मिलाया जाता है और उसका कोई क्या निकलता हो, अर्थ निकलता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों के उस समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द। क्वेश्चन दूसरा है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है। देखिए, शब्दों का जब वर्गीकरण हम पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सारे शब्दों को हम पढ़ेंगे, योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द ना, यौगिक रूढ़ शब्द। तो इसमें हमने क्या दिखाया है कि जो ऐसे शब्द भी होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं, अर्थात अलग अलग भाषाओं के मेल से उनका क्या होता है, जन्म होता है। तो ऐसे शब्द को हम क्या नाम देते हैं, संकर कहते हैं। ठीक है। तो दो भिन्न भाषाओं से बना शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकर। तीसरा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। देखिए दोस्तों, जब हम पढ़ेंगे वाक्य तो जैसे हमने आपको पढ़ाया वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और वाक्यों को दो आधार पर बांटा जाता है, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। और फिर आगे आप पढ़ेंगे जब, तो उसमें पढ़ाया जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। ठीक है। और इसी प्रकार आपका चौथा प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। अभी मैंने पिछले ही प्रश्न में आपको बताया कि जो वाक्य होते हैं इनका जो वर्गीकरण होता है वह 2 आधार पर होता है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर मैंने आपको बताया 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इस प्रश्न में जो पूछा गया है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, या यह भी पूछा जा सकता है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पे होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 आधार पे, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। फिर प्रश्न नंबर 5 है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। देखिए, वाक्य आप पढ़ेंगे तो वाक्य में जो कर्ता होता है, इसी वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बाद उस वाक्य में जो भी पार्ट बचते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, विधेय देते हैं। ठीक है। तो किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और एक विधेय, जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाक्य, क्योंकि वाक्य के ही 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वाक्य इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। वर्णमाला के क्रम में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ध्वनियों का उच्चारण स्थान आपको पढ़ाया जाएगा कि ऐसे वर्ण भी होते हैं वर्णमाला में जिनका उच्चारण ओठ की सहायता से होता है, ओष्ठ की सहायता से होता है। तो ऐसे वर्ण को ओष्ठ वर्ण कहते हैं। और पा वर्ग, जो पा वर्ग है हिंदी वर्णमाला में, अर्थात पा, फा, बा, भा, मा, आप बोल कर देखेंगे तो इनका उच्चारण आपके ओठों के सहारे हो रहा है। इसलिए पा वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, अर्थात पा, फा, बा, भा, मा, ये सब ओष्ठ वर्ण हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या, फा, क्योंकि पा वर्ग का केवल एक ही वर्ड इसमें आया, फा, और यही फा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि फा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। आपका 7वां प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम, देखिए क्षत्रिय वाला छा है, का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। देखिए, छा आप पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा छा, त्रिज्ञा और एक होता है श्री वाला श्रा। ये 4 वर्ण जो होते हैं ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं और इनका जो मेल होता है वह 2 वर्णों के मेल से बनता है। इनका जो
उत्पत्ति होती है वह 2 वर्णों के मेल से होता है। और जो छा वर्ण है इसका उत्पत्ति आधा का और षष्ठी वाला सा, जिसे आप मूर्धन्य सा भी कहते हैं, इसके उच्चारण इसके योग से होता है। अर्थात छा का जो क्रम होता है वह का के बाद और मूर्धन्य सा के पहले आता है, इसलिए इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा का। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपके फिर उच्चारण स्थान से यह प्रश्न है। देखिए जो आपका का वर्ण है, का वर्ग है, का ख गा घा ङा, इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ का मतलब क्या होता है? गले। अर्थात ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में, जिनको उच्चारित करने में गले का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे वर्ण को हम क्या नाम देते हैं? कंठ वर्ण। और कंठ वर्ण में पहला वर्ग अर्थात का वर्ग, जिसमें का खा गा घा ङा आता है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? हमारे कंठ से होता है। याद करने के लिए आप कह सकते हैं का वर्ग और का से कंठ। तो अब देखिए का वर्ग में ही घा आ रहा है, इसलिए घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंठ। प्रश्न नंबर 6 है प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? देखिए हिंदी वर्णमाला में आप जानते हैं कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं, 52, जिसमें स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आप जानते भी होंगे जब आप ह्रस्व आ से शुरू करके आहा तक जाते हैं तो आपको 11 वर्ण ही ऐसे मिलते हैं जो स्वर के अंतर्गत आते हैं। और आप पढ़े होंगे कि हिंदी वर्णमाला को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, स्वर और व्यंजन में। उस विभाजन में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 11 होती है, जबकि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 11। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? देखिए यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मैंने इंक्लूड सिर्फ एक ही बार किया है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आप आंसर देंगे 52। कहीं कहीं किसी किसी किताब में 49 वर्ण भी माने जाते हैं, लेकिन जब भी यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है हमेशा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर 52 अर्थात 52 ही माना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? 52 अर्थात हिंदी भाषा में जो कुल वर्ण है उनकी कुल संख्या कितनी है? 52 है। दोस्तों आज इस श्रृंखला में हमने हिंदी के 10 प्रश्न लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें यह बताएं, तो हम इस पर एक थ्योरी क्लास लेने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जल्द से जल्द हम लाइव आकर आप सभी को पढ़ा सकें और आपसे इंटरेक्ट कर सकें किसी भी मैटर पर। तो ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक। धन्यवाद।